वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। एनटीडी कार्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि 2025 में अब कौन खरीदेगा नेक्सॉन। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप आधा देखेंगे या एक दो पॉइंट देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि रीज़न एक नहीं है 2025 में नेक्सॉन को अवॉइड करने के, कई रीज़न है। तो वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। और सारे रीज़न मैंने कवर कर रखे हैं। कुछ छूट भी जाएगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि भैया एक वजह ये भी है जिस वजह से इसको हम अवॉइड कर सकते हैं 2025 में। सबसे पहले शुरुआत से बात करते हैं कि नेक्सॉन चली कहाँ से थी। देखिए, जब 2020 के आसपास जो है नेक्सॉन का फेसलिफ्ट आया था, जो इससे पहले वाला मॉडल था, तो लोगों ने उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करा था, क्योंकि वो लुक एक प्रॉपर एसयूवी वाला लुक दे रहा था। भले ही गाड़ी छोटी थी लेकिन फील पूरा एसयूवी वाला देता था, सामने से भी अंदर से बैठने से भी। और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद करा था और गाड़ी बहुत अच्छी थी। ठीक है, साथ में जो अच्छी चीज़ उसमें थी उसकी प्राइसिंग थी। प्राइसिंग नेक्सॉन की उस टाइम पे बहुत सही थी, मतलब कि 7.5 लाख 8 लाख में बेस मॉडल आ जाता था। 10 लाख के अंदर अंदर अच्छा खासा मॉडल आ जाता था। 11-12 में इनफैक्ट मतलब जो है आपको सारे फीचर वाली नेक्सॉन मिल जाती थी। लेकिन आज की तारीख पे नेक्सॉन थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड हो चुकी है। इनफैक्ट थोड़ा नहीं कहूँगा मैं, थोड़ा ज़्यादा ही ओवर प्राइस्ड हो चुकी है। जो इंजन उस पर आता है उसके कंपैरिजन में, गाड़ी की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो उसके इंजन से ही होती है। कोई भी गाड़ी, आप 2 व्हीलर ले लो, 4 व्हीलर ले लो, उसके इंजन का ही प्राइस है। ठीक है, उसी से तो गाड़ी चल रही है। अब कोई अच्छी टच स्क्रीन लगने से या सनरूफ लगने से जो प्राइस आजकल बढ़ रहे हैं वो बात अलग है, उस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन जो उसका ओरिजिनल प्राइस उसको डिफाइन करेगा वो उसका इंजन ही करेगा। ठीक है, तो वहाँ पर को जो अब नेक्सॉन की जो प्राइसिंग आ रही है वो थोड़ी सी जो है ज़्यादा हो चुकी है। वहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत है। और जब हम पहले की बात करते हैं तो उस टाइम पे नेक्सॉन का कंपटीशन कोई नहीं था। 300 थोड़ी सी आउटडेटेड हो चुकी थी, लोग उससे कन्नी काट रहे थे। और नेक्सॉन में नई नई फीचर आ रहे थे, नया नया म्यूज़िक सिस्टम और चीज़ें मिल रही थी। ठीक है, और ब्रीज़ा थी। ब्रीज़ा का भी फेसलिफ्ट बहुत बाद में आया, तो लोग नेक्सॉन की ओर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे। लेकिन अब वो समय धीरे धीरे 2025 में वो समय आएगा जब लोग नेक्सॉन या इन गाड़ियों से जो है कन्नी काटेंगे। क्यों? उसका रीज़न क्या है? इस टाइम पे कंपटीशन में अच्छी खासी गाड़ियाँ आ गई हैं। दो गाड़ी तो अभी आ रही हैं। ठीक है, काइलैक आ रही है, आपने देखा होगा, और सीरोस आ रही है। दोनों बहुत कड़ा कंपटीशन देने वाली हैं। बहुत अच्छे से जो है मतलब बनाई है कंपनी ने, सोच समझ के, स्क्वाडा ने भी और किया ने, दोनों गाड़ियों को। और इनफैक्ट सीरोस के बारे में अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें अच्छे फीचर्स दे रखे हैं। इंजन भी अच्छा खासा है। डीजल में तो लोग उसको बहुत ज़्यादा खरीदेंगे, मतलब क्योंकि अच्छा खासा पावर देता है वो डीजल इंजन, और साथ में माइलेज भी देता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक तो हो गया कि थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड हो चुकी है इस टाइम पे। टाटा वाले जो है थोड़ा ज़्यादा पैसा ले रहे हैं उस गाड़ी का हमसे, इंजन वाइज। क्योंकि इंजन इतना ज़्यादा पैसा उसका जितना वो ले रहे हैं वो डिज़र्व नहीं करता है। ठीक है, उस रेंज में जहाँ पर उसका कंपटीशन, पहले मैंने बताया था कि कंपटीशन था ही नहीं था, अच्छी खासी बिक रही थी और बढ़िया मतलब वैल्यू भी दे रही थी उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन अब जो है कंपटीशन में अच्छे अच्छे इंजन भी आ चुके हैं और प्राइसिंग भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो चुकी है इन दो गाड़ियों के आने से। ब्रीज़ा तो पहले से थी 3XO का भी जो है अब जो है अपडेटेड वर्जन आपने देख ही लिया है, फेसलिफ्ट उसका भी आ चुका है। उस टाइम पे वो भी नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर को अब नेक्सॉन इन गाड़ियों से पिछड़ ही रही है। आप ये देख लीजिए, 3XO से पिछड़ी रही है इंजन के मामले में, काइलैक से पिछड़ी रही है। काइलैक तो खैर अल्टीमेट ही इंजन है, कुशैक वाला, उसमें 1 लीटर का। ठीक है, उसमें पावर की कोई कमी नहीं फील होती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो आपका सीरोस है उससे भी पिछड़ रही है, क्योंकि उसमें जो आपका 1 लीटर का टर्बो GDI जो इंजन है वो पहले भी जो है इसमें i20 और N-Line इसमें आते आ रहा है, अभी भी इस टाइम पे भी आ रहा है, तो काफ़ी सही परफॉर्म वो भी कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर को टेक्नोलॉजी और थोड़ा सा जो है लैग कर रही है और प्राइसिंग में लैग कर रही है, ये दो बातें कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, टाटा खुद से भी पिछड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है, टाटा खुद से पिछड़ रहा है। कैसे पिछड़ रहा है? ठीक है, हम सबको पता है कि भैया आज के टाइम पे टाटा की सर्विस से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, अब जो आफ्टर सेल सर्विस से इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं लोग, अब ये बात मतलब एक तरीके से टाटा सुनते ही अगर किसी के दिमाग में कोई बात आती है तो वो ये आती है कि पुअर आफ्टर सेल सर्विस, गाड़ियों को ठीक नहीं कर पाते वो लोग। ठीक है, उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ अभी। देखिए, सर्विस सेंटर में कभी भी गाड़ी रिपेयर नहीं होती है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है गाड़ी में तो रिप्लेस होता है पार्ट। ठीक है,
अब प्रॉब्लम क्या है, नई नई गाड़ियों में अगर दिक्कतें आएंगी तो उस पार्ट को रिप्लेस कौन करेगा? कंपनी, ना कि कस्टमर। उस पार्ट को रिप्लेस करेगी कंपनी, ठीक है। अब कंपनी की जो वारंटी पॉलिसी है, अगर वो स्मूथ नहीं होगी तो सर्विस सेंटर वाले गाड़ी का पार्ट कहाँ से बदलेंगे? ठीक है, रिपेयर तो होता ही नहीं है गाड़ी है तो वहाँ तो आपको पता ही है भैया कि रिप्लेस होगा ना पार्ट। अगर कोई भी मतलब कोई भी ग्लिच आ गया गाड़ी में तो वो पार्ट रिप्लेस होगा और वो तुरंत होना चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है, लोगों को अपनी गाड़ी ठीक कराने में महीनों लग जा रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि पहले अगर 2-3 बार तो वो टाटा वाले ही टरकाने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं सर आपका वहम है, ये है वो है, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद वो अप्रूवल भेजते हैं कि भैया ठीक है सर ये पार्ट आपका ख़राब है, इसका अप्रूवल भेजते हैं। फिर उसके बाद वो अप्रूवल मतलब अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है ऊपर तो उसके बाद जो है पार्ट्स आने में टाइम लग जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा लोग परेशान रहते हैं। तो अगर टाटा को आगे अपनी गाड़ियाँ बेचनी है तो इस प्रोसेस पे उसको काम करना पड़ेगा भैया, कि अगर कस्टमर आ रहा है उसकी प्रॉब्लम सेम डे ही रिजॉल्व हो, सर्विस सेंटर में पार्ट्स पड़े हो और वारंटी उसको क्लेम ऑन द स्पॉट हो, क्लेम उसी समय मिले, उसको टहलाना नहीं है 2-3 महीने तक, 4 महीने तक। इससे आदमी परेशान हो जाता है और इससे बदनामी कंपनी की होती है, ठीक है। ये चीज़ हो गई है। तो यहाँ पर को इस चीज़ को भी सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अलावा अब जैसे अगर आप टाटा के शोरूम पे जाओगे ना तो मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट उनकी थोड़ी सी चल गई है तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगता है गाड़ी बेचने में। मतलब एक मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि आप इतनी महंगी गाड़ी खरीदने जा रहे हो। टाटा ने रेट तो बढ़ा दिए हैं, हैरियर 30 लाख की हो गई, सफारी भी 30 लाख के आसपास है, ठीक है। आपकी नेक्सॉन 15 से 17-18 लाख तक जा रही है अच्छे खासे अगर वेरिएंट की बात करूँ मैं। तो यहाँ पर को जो है आपको लगेगा ही नहीं आप इतनी महंगी गाड़ी खरीदने किसी शोरूम पे आए हो। सरकारी दफ्तर टाइप के फील होते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है थोड़ा सा बिहेवियर, थोड़ा सा ट्रेनिंग जो है सेल्स पे भी करनी है, आफ्टर सेल्स पे भी करनी है और प्राइसिंग पे भी दिमाग लगाना है अब, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है। अब आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते हो, अंधे रेट नहीं लगा सकते हो अपनी गाड़ी के जहाँ पर आपने कुछ नहीं करा है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसा मैंने बोला कि अभी नेक्सॉन को आए हुए इतना लंबा समय हो गया, 6 साल से ऊपर ही हो चुके हैं, ठीक है। कोई भी इंजन में कोई जेनरेशन चेंज नहीं हुई है। लोगों की शुरू से कंप्लेन रही है कि थोड़ा सा वाइब्रेशंस हैं और मतलब बहुत आवाज़ करता है इंजन। तो वहाँ पर को जो है इंजन अभी भी वही घिसा जा रहा है और ईवी की ओर ज़्यादा ध्यान देती है टाटा, आप सबको पता है, ठीक है। क्योंकि उनका मतलब यही नहीं है कि इस इंजन में कोई सुधार किया जाए जो नेक्सॉन में पहले से आ रहा है, इसकी एक जनरेशन और चेंज करके इसको थोड़ा सा स्मूथ करा जाए और इसकी पावर बढ़ाई जाए, ठीक है। कागज़ों में जितनी दिखाते हैं उतनी मतलब प्रैक्टिकली भी मिले, ये सारी चीज़ों पे भी जो है ध्यान नहीं है अभी भी टाटा का। एक फैक्टर और है और ये फैक्टर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काउंट करता है जो जल्दी जल्दी अपनी गाड़ियाँ बेच देते हैं, सपोज मान लीजिए, और ज़्यादा चलाते हैं कम समय में, ठीक है। दोनों चीज़ें यहाँ पर को काउंट करती हैं, जल्दी बेचते हैं और ज़्यादा चलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 साल 3 साल में 1 लाख किलोमीटर चला दी, तो ऐसे में जो है अगर आप 2 साल 3 साल में अपनी गाड़ी बेचेंगे तो आपको इसके पैसे बहुत ज़्यादा टूटेंगे। मतलब कि नेक्सॉन के पैसे बहुत कम मिलते हैं, या टाटा की गाड़ियों को मैं अगर कह दूं, क्योंकि एक देखो अच्छी है गाड़ी, उस समय कंडीशन भी अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो, तो भी लोग जो है टाटा की गाड़ी के पैसे नहीं देते हैं। क्योंकि एक कहावत बन चुकी है कि टाटा का बुढ़ापा जो है वो बड़ा ख़राब होता है। तो यूज्ड कार मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे टूटते हैं, बहुत कम पैसा मिलता है, ठीक है। मैं खुद जो है नेक्सॉन बेच चुका हूँ इससे पहले, उसके बाद जो है मेरे पास जो है हैरियर है अभी भी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा जुड़ा रहता हूँ इन चीज़ों से। तो मुझे पता है कि यूज्ड कार मार्केट में इनके रेट बहुत कम मिल रहे हैं, ठीक है, आज की तारीख पे। इनफैक्ट मैं तो देख रहा हूँ कि नई नई गाड़ियों पे 5-5 6-6 लाख का डिस्काउंट दे रहे हैं। अभी आप लोगों ने भी देखा होगा यूट्यूब में, को सुशील कार बाजार करके है, तो वो 3-3 4-4 लाख रुपए का डिस्काउंट जो है नई गाड़ी पे, बिल्कुल जीरो चली हुई या 1000-2000 किलोमीटर चली हुई गाड़ियाँ दे रहे हैं टाटा की, और उसमें ह्यूज डिस्काउंट दे रहे हैं, वो भी कैमरे पे। ऑन द टेबल तो पता नहीं कितना डिस्काउंट मिल जाए। तो अगर आप वो लोग इतना दे रहे हैं और आप अपनी यूज्ड कार बेचने जाओगे 3 साल पुरानी 1-1 लाख चली हुई, तो उसके पैसे बहुत ज़्यादा टूटेंगे इन कंपैरिजन ऑफ अदर ब्रांड्स लाइक मारुति या फिर हुंडई। इनके पैसे आपको तुरंत मिलते हैं, अच्छे पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर को ये बेनिफिट है कि भैया अगर आप कुछ लगा रहे हैं गाड़ी पे तो आपका पैसा खड़ा है। मतलब कि आपको मान लीजिए कभी ज़रूरत पड़े तो मारुति और हुंडई में आपका पैसा
इसका जो वापस आने का रेशियो है वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू टाटा या नेक्सॉन को, अगर आप ओन कर रहे हैं वहाँ पर को, ठीक है। अगर सेम बात कर लूँ मैं, ब्रीज़ा हो आपके पास, तो आपका पैसा परसेंटेज में बहुत कम टूटेगा और आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप अपनी गाड़ी बेच करके पूरा का लगभग 80% जो है 2-3 साल में आपका पैसा वापस आ सकता है, अच्छा खासा पैसा आप वापस ला सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को जो है मैं एंड करूँगा। आई होप गाइज़ मैंने सारे जो यहाँ पर को पॉइंट्स है वो कवर किए होंगे। अगर कुछ छूटा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप ब्लेस्ड, बाय बाय।